आज बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जमकर हुंकार भरी और इस दौरान उन्होंने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने पर युवाओं ने खून के आंसू रोए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक वादे को पूरा करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी बातें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में किस तरीके से जहां एक तरफ विपक्ष पर करारा प्रहार किया है, तो वहीं किस तरीके से मोदी की गारंटियों को उन्होंने गिनाया है, वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सभी पूरे मंच द्वारा ये स्वागत किया जा रहा है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। तो हमारे राजस्थान को सबसे पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले तो ये जो झूठ बोल रहे थे और ईआरसी पर राजनीति कर रहे थे, हमने कहा कि हम ईआरसी पर राजनीति मत करो, काम करो। आपकी भी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, आपकी भी सरकार केंद्र के अंदर थी, आप पानी क्यों नहीं लाए? 70 साल में किसने मना किया? सबसे ज्यादा राज इस देश प्रदेश में रहा है तो कांग्रेस का रहा है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गई है। सीएम योगी ने भरतपुर में जनसभा को जहां एक तरफ संबोधित किया, तो सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का सम्मान भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को खत्म किया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद और उग्रवाद को सदैव के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज विदेशी मीडिया में भारत की उन्होंने कहा है कि लीडरशिप की लगातार चर्चा होती जा रही है और उन्होंने द गार्डियन की बात को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विदेशों में भारत किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से आतंकवाद पर करारा प्रहार कर रहा है, वो देखने को मिल रहा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी दल के नेताओं का लगातार बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व विधायक गंगाजल मिल, हनुमान मिल, हेतराम मिल, मांगीलाल, सुशील शर्मा, महेश शर्मा, ताराचंद धायल, विक्रम परिहार, पृथ्वीराज चौहान, गजेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार शर्मा, अशोक अवस्थी, मनोज लाल गुप्ता, वेद प्रकाश शर्मा सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। विक्रम सिंह जी परिहार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता और जयपुर शहर से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक पाकिस्तान के नाम पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश बीजेपी करती रहेगी। पाकिस्तान में असली हाहाकार
तब मचा था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास से संवाददाता अरबाज अहमद ने बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। खाचरियावास हमारे साथ में मौजूद हैं, जयपुर से प्रत्याशी भी हैं। सब जिस तरह की बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान में हाहाकार है, लंदन के भी कई अखबारों में ख्याति छपी है पीएम की, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान का भी नाम ले लेते हैं, मंदिर मस्जिद का भी लेकर आते हैं, हिंदू मुसलमान को भी लेकर आते हैं, और चुनाव खत्म होती बीजेपी जब कुर्सी पर बैठती है तो ना मंदिर मस्जिद करती है, ना हिंदू मुसलमान करती है कुर्सी और ना पाकिस्तान का नाम लेती है, और दूध मलाई खाते हैं और मस्त रहते हैं। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? आपको पाप लगेगा। बीजेपी वालों को क्या लेना देना है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। तो हमारी हालत आप उठाकर देखो, हमारी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है और दुनिया में चर्चा हो रही है कि हमें बांग्लादेश के नीचे दिखा रहे हैं। आप उसकी मैं चर्चा करूंगा तो आप चिढ़ जाओगे, और ये बांग्लादेश का नाम ले दिया। तो भाई साहब, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में था, इसके 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए। पाकिस्तान में कोई बैठा है तो पाकिस्तान को कमजोर तो इंदिरा गांधी ने किया कि 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। और सारा हिंदुस्तान का उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उस युद्ध में इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। सारे हर धर्म जाति के लोग, तभी तो बांग्लादेश बनता कैसे? हम भी जहर पिएंगे, लेकिन मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें जहर दे के मार देना, लेकिन इन बीजेपी वालों के हाथों से हमारी हत्या मत करवाना, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि हमारी हत्या हो गई और हम लोग यदि कमजोर हुए अब, तो ये लोग ना देश को छोड़ेंगे, ना संविधान को छोड़ेंगे, ना दलित बचेगा, ना कोई धर्म बचेगा। यदि कुछ बचेगा तो बीजेपी का झूठ फरेब और धोखा बचेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने बताया कि असली हाहाकार पाकिस्तान में तब मचा था जब इंदिरा गांधी ने उसके 2 टुकड़े किए थे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए सीधे लालसोट लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ की सभा चल रही है, दिखाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। सांसद के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, श्रीमती गस्कौर मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के हमारे प्रत्याशी श्री कन्हैया लाल मीणा जी, माननीय विधायकगण श्री रामविलास मीणा जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद कागड़ा जी, विक्रम बंसीवाल जी, प्रवासी सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के स्वप्रभारी श्री संजय भाटिया जी, प्रभुदयाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में लालसोट में उपस्थित सभी दौसा संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों, दौसा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विधानसभा चुनाव में आया था और विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अपना योगदान किया। यहां से श्री रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और भारी यानी 48,000 वोटों की बढ़त देकर के आपने उन्हें विजयी बनाया। आठ में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कवच खिलाने का काम किया और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा है
और संभवतः अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम के बारे में पूरे देश के अंदर पहले से ही तय है। लोग पहले से ही मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग आश्वस्त हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। हर ओर एक ही आवाज है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है ये अचानक नहीं है। ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है, उसकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए संकल्पित दिखती है। भाइयों, लगता है नहीं यार, मुझे उठना। आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे और उनका संदेह था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते। और बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 वाले मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। खड़गे के हमले पर उन्होंने पलटवार किया और सवाल किया कि क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, बताते चले कि राजस्थान में 370 की बात करने की आखिर जरूरत क्या। इसी बयान पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि क्यों कश्मीर में भारत का संविधान सालों तक लागू नहीं हुआ। अब आप जानते हैं, ऐसा मत पूछिएगा। ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? तो वहीं जयपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आर्टिकल 370 के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा है और इसको लेकर आज बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश की अखंडता से खिलवाड़ कर रही। बोलते राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहां कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते हैं? अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी
बहुत गंभीरता से लेती है और इसका एक निष्कर्ष तो बहुत साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय दल होने का स्टेटस या अधिकार लगभग खो चुकी है, वो अब नैतिक दृष्टि से भी राजनीतिक दल होने का अधिकार। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शनिवार को नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ करीब 1200 पेज का चार्जशीट दायर किया है। इसके बाद अब एल्विश यादव पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सांप के जहर का नशा किस तौर पर किया जाता है और रेव पार्टियों में इसका क्रेज क्यों बढ़ता चला जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सांपों के जहर की तस्करी मामले में नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में 24 गवाहों के बयान भी अटैच किए गए हैं। एल्विश सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। चार्जशीट में एल्विश यादव का सपेरों के साथ संपर्क बताया गया है। पुलिस का दावा है कि उसने सबूत भी जुटा लिए हैं। रेव पार्टी आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में फंसे एल्विश के खिलाफ नोएडा पुलिस गुरुग्राम और नोएडा सहित देश भर में दर्ज मामलों की जानकारी जुटा रही है। वहीं कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि एल्विश सपेरों के संपर्क में था, साथ ही सांपों का जहर खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल था। इसके साथ ही जयपुर लैब से स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ इस मामले से जुड़े वीडियो कॉल डिटेल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आधार बनाया है। इसके साथ ही एनडीपीएस की धाराओं को भी आधार बताया गया है। वहीं उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है। साथ ही इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है। एल्विश सांपों के जहर के कारोबार में किस लेवल तक घुसे हुए थे, चार्जशीट में हर एक डिटेल मौजूद है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सांप के जहर को नशे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से सांप से उसका विष निकाला जाता है, नशेड़ी उस विष का कैसे इस्तेमाल करता है और सांप के जहर का नशा कितना ताकतवर होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सांप के जहर की कीमत कितनी होती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नशे के सौदागरों के बीच स्नेक वेनम यानी सांप के जहर का नशा बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरनेशनल तस्करी होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कई गिरोह सक्रिय हैं। रेव पार्टियों में इसके सौदागर ज्यादा होते हैं क्योंकि सांप का जहर बहुत कीमती होता है। सांप का जहर अगर किसी इंसान के खून में मिल जाए तो कुछ देर में उसकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग अवैध रूप से इसका सेवन करते हैं। अलग अलग सांपों के जहर की कीमत भी अलग अलग होती है। सांप के जहर का इस्तेमाल वैध रूप से भी किया जाता है, जो इसकी कीमत को और बढ़ा देता है। दुनिया भर में सांप की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि नशा करने के लिए इनकी कुछ खास प्रजातियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा वो लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, यानी जिन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। बुंगारस कैरियोलस यानी कॉमन क्रेप, नाजा यानी कोबरा, ऑफियोड्रिस वर्नालिस यानी ग्रीन स्नेक, रैट स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीकानेर में हुंकार भरी। राजनाथ सिंह ने बीकानेर के कोलायत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। भजनलाल सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि हम कुछ बात बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज
भारत का कद इतना बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी फोरम पर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनाई है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी, और मैं सच बतलाऊं, मुझे हार्दिक पीड़ा होती है कभी कभी। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, मैं उसमें गृह मंत्री था इस देश का, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हम घुसकर मारते हैं। ये कांग्रेस के लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमारे सेना के जवानों की शौर्य और पराक्रम पर यह प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आज हमारा भारत 2 साल पहले ही अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। दुनिया के 5 देशों की कतार में आकर खड़ा हो गया। पिछले कुछ वर्षों से लगातार 5 वर्षों तक यहां पर कांग्रेस की सरकार रही है। कैसी सरकार रही है उस संबंध में मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। कानून और व्यवस्था नाम की तो कोई चीज रही नहीं गई। घर में घुसकर गला काट लेते थे, लोग मार दिए जाते थे, यह हालात थे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इसके लिए मैं भजन लाल जी शर्मा को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। कोटा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। चाकू मारकर बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर चाकू मारकर एक युवक की हत्या की गई है। 2 दिन पहले 2 भाइयों पर चाकू से हमला किया गया था और हमले में गंभीर घायल एक भाई की मौत हुई थी। आज एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल दूसरे भाई का अस्पताल में इलाज जारी था। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोटा से है। चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त शेष है और प्रत्याशी जनता के बीच जाकर स्थानीय मुद्दों के बलबूते चुनाव मैदान में लगातार ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अफीम काश्तकार पिछले लंबे अरसे से डोडा चूरा की समस्या को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस बार भी अफीम काश्तकारों की समस्या और किसानों की सरसों का समर्थन मूल्य पर खरीदने के मुद्दों को लेकर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना अपने चुनाव प्रचार के दौरान गंभीरता से लेते हुए जनता के बीच पहुंचे। उन्हें समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की 25 सीटों का दावा गलत साबित होगा और कांग्रेस इसमें बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करेगी। और बेगू में आपके समाज के अंधाकांड बाहुल्य गांव है, इसलिए सबके संपर्क है, मोबाइल सबके जेब में पड़े हुए हैं, फोटो भी आ जाते हैं, चेहरा देख के भी बात होती है। लगा के पूछ लो कि आप बेगू में क्या चल रहा है। बेगू में बड़ी लोगों ने लगा कि हम 50,000 से जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, लेकिन 50,000 जमा करने के बाद भी 25,000 से आगे निकलने के लिए लोग कोशिश करते हैं। तो माहौल बहुत ही अनुकूल है और निसंदेह पूरा देश का माहौल भी बदलने को जा रहा है। 10 साल मोदी जी को हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। लोग समझ गए हैं कि केवल भाषण और बाकी अच्छे शब्द नाम निकाल के लाना, लोगों को डराना और मीठी बात। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की। कांग्रेस ने जौनापुरिया पर आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा ने कहा है कि वे प्रदेश कांग्रेस स्तर से भी राज्य निर्वाचन विभाग को अवगत कराएंगे। सिंह जौनपुरिया जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसमें एक शपथ पत्र होता है जो उस शपथ पत्र का ही एक पार्ट होता है और उसमें बाकायदा शपथ लेके नोटरी के सामने घोषणा की जाती है कि मेरे खिलाफ ये आपराधिक मुकदमे हैं ये और या ये नहीं है या मेरे खिलाफ ये दर्ज हुए हैं और इसके अलावा जो आय की कर की इनकी विवरणी का है वो अलग है। अलवर के अकबरपुर थाना इलाके